हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज से हम अर्थशास्त्र की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। अब आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं? तो मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियाँ जिनमें आर्थिक लाभ या आर्थिक हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। और अर्थव्यवस्था क्या होती है? अभी तुमने अर्थशास्त्र समझा था, अब हम समझेंगे अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था शाब्दिक अर्थ करेंगे तो अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ मतलब धन और व्यवस्था का अर्थ है किसी चीज़ की व्यवस्था करना। तो अर्थव्यवस्था का शाब्दिक अर्थ हुआ है धन की व्यवस्था करना। इसका मतलब है कि हमें धन कैसे खर्च करना है, किस चीज़ में खर्च करना है, किस जगह खर्च करना है और किस जगह से अर्जित करना है। अब चलो हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। 3 भागों में किस आधार पर किया गया है? राज्य और निजी क्षेत्र की उत्तरदायित्वता और भूमिका के आधार पर वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में। पहला भाग है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है राज्य अर्थव्यवस्था तथा तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे मजबूत और प्राचीन अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, उसे किस कीमत पर बेचना है आदि सब बाजार यानी निजी उद्योगपति तय करते हैं। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें केवल निजी उद्योगपति किसी उत्पादन की हुई चीज़ का मूल्य तय कर सकते हैं, कितना उत्पादन करना है, किस मूल्य पर बेचना है, ये सब निजी उद्योगपति तय करते हैं। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। इसके कुछ गुण हैं, कुछ लाभ हैं। तो इसके क्या गुण हैं, क्या लाभ हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो है प्रेरणात्मक प्रणाली एवं नई तकनीकों का आविष्कार। इसका मतलब है इसका मतलब है कि अगर निजी उद्योगपतियों को अपनी वस्तु बेचनी है तो उसमें सुधार करने होंगे, नई नई तकनीकों का आविष्कार करना होगा और उनमें नई तकनीकों का आविष्कार करने की प्रेरणा जागृत। दूसरा है अधिक उत्पादन एवं वस्तुओं के मूल्य में कमी। यदि निजी उद्योगपतियों को अपनी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है तो वो वस्तुओं के मूल्य में कमी करेंगे और अधिक उत्पादन होगा। साधनों का कुशलतम उपयोग एवं गुणवत्ता में सुधार, यह है तीसरा पॉइंट। इसका मतलब है यदि किसी निजी उद्योगपति को किसी कंपनी को अपनी वस्तु ज़्यादा बेचनी है तो वह उसकी गुणवत्ता में सुधार करेगा। और भी साधन स्वयं उसके हैं, इसलिए वह साधनों का कुशलतम उपयोग करेगा। चौथा पॉइंट है हमारा क्रेता एवं विक्रेता के मध्य लचीलापन। तो इसका अर्थ है क्रेता और विक्रेता के मध्य लचीलापन। यदि किसी विक्रेता को अपनी वस्तु ज़्यादा विक्रय करनी है तो वह क्रेता से यानी ग्राहक से अच्छा व्यवहार करेगा। अब हमारा पांचवा पॉइंट है तीव्र विकास एवं जीवन स्तर में सुधार। इससे हमारा आशय है कि यदि वस्तुओं का उत्पादन अधिक होगा, वस्तुएं ज़्यादा बेची जाएंगी तो जो उत्पादन करता है उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और उनका तीव्रता से विकास हो। इसके कुछ दोष भी हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला दोष तो यही है आर्थिक विषमताएं। इस पहले पॉइंट से हमारा आशय है कि जो उद्योगपति हैं, जो धनी व्यक्ति हैं, उन्हें वो अमीर होते जाएंगे,
लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं वो गरीब ही रहेंगे और अधिक गरीब होते जाएंगे। इसीलिए आर्थिक विषमता इसका एक महत्वपूर्ण दोष है। हमारा दूसरा पॉइंट है जन कल्याण का अभाव। इससे हमारा आशय यह है कि उद्योगपति केवल स्वयं के कल्याण के विषय में सोचेंगे, जन कल्याण का अभाव रहेगा। तीसरा हमारा पॉइंट है बाजार में अस्थिरता। इससे हमारा आशय यह है कि बाजार में किसी वस्तु का मूल्य कहीं कुछ और होगा और कहीं कुछ और। इससे बाजार में मूल्यों में अस्थिरता आएगी। चौथा पॉइंट है हमारा साधनों का अपव्यय। इसमें साधनों का अपव्यय होता है। पांचवा हमारा पॉइंट है वर्ग संघर्ष और शोषण, जो हमने आपको पहले बताया था आर्थिक विषमताओं में, कि जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं वो निम्न वर्ग के ही रहेंगे और अधिक गरीब होते जाएंगे, तथा जो उद्योगपति हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जाएंगे। इस प्रणाली को, इस अर्थव्यवस्था को मांग व पूर्ति पर आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था लेजेस-फेयर नीति पर आधारित है। लेजेस-फेयर नीति से हमारा आशय है हस्तक्षेप की नीति। इससे हमारा आशय है कि इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने का श्रेय एडम स्मिथ को जाता है। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यह अमेरिका, रूस, जर्मनी व इंग्लैंड जैसे देशों में प्रचलित है। अब हमारी अगली अर्थव्यवस्था है राज्य अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसमें उत्पादन, आपूर्ति, कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। इसी कारण से केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था की, राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैलियाँ नज़र आती हैं। पहली शैली है समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा द्वितीय शैली है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था से हमारा आशय है समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल है और इस अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका होती है। इसमें हमारा आशय है कि इसमें सरकार का भी नियंत्रण होगा और निजी उद्योगपतियों का भी। इसमें अंतर इतना है कि इसमें सरकार का नियंत्रण उद्योगपतियों के नियंत्रण से अधिक होगा। अगली शैली है हमारी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर केवल और केवल सरकार का नियंत्रण होगा। वो जब चाहे, जिस वस्तु का चाहे, उस वस्तु का कीमत घटा सकती है तथा उस वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी कर सकती है और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन होंगे। और जो राज्य अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक हैं, यानी जिनने सबसे पहला सिद्धांत दिया है राज्य अर्थव्यवस्था का, वो हैं जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स। इस अर्थव्यवस्था के कुछ लाभ भी हैं तथा कुछ दोष भी हैं। तो सबसे पहले हम लाभ के विषय में चर्चा करते हैं। इसमें साधनों का उचित उपयोग होगा, मतलब जितने साधनों की ज़रूरत है उतने ही साधनों का यूज किया जाएगा। संतुलित विकास एवं सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादन। इससे हमारा आशय है कि जो एक विकास है वो एक सीमा के अंतर्गत होगा तथा सामाजिक प्राथमिकताओं से आशय है कि समाज में जिस वस्तु की मांग तथा जिस वस्तु की आपूर्ति अधिक है उस वस्तु का अधिक उत्पादन होगा तथा जिस वस्तु की मांग कम है उस वस्तु का कम उत्पादन किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है हमारा व्यापार चक्रों की समाप्ति। व्यापार चक्रों में समाप्ति, इससे हमारा आशय यह है कि व्यापार चक्र मतलब बाजार में कहीं मूल्य कुछ है और कहीं मूल्य कुछ है, इससे छुटकारा मिलेगा। चौथा पॉइंट है हमारा असमानताओं में कमी। इससे हमारा आशय यह है
कि जो व्यक्ति अधिक अमीर हैं वो और अधिक अमीर होते जाएंगे तथा जो व्यक्ति गरीब हैं वो गरीब होते जाएंगे। यह असमानता थी, इसमें कमी आएगी। वर्ग संघर्ष और शोषण में कमी आएगी। इसमें कुछ दोष भी हैं। इसका सबसे पहला और सबसे प्रमुख दोष है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। इससे हमारा आशय है कि इसमें सरकार जो चाहे वह उत्पादित करेगी। इसमें व्यक्ति की स्वयं व्यक्तिगत कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। शक्ति का केंद्रीकरण होगा, इससे तानाशाही भी बढ़ सकती है। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रेरणा का अभाव। इसमें प्रेरणा का अभाव होगा। वैसे भी हम देखते हैं कि सरकारी कामों में बहुत ढील होती है। चौथा पॉइंट है हमारा निर्णय में विलंब। इसके निर्णय में विलंब होगा। पांचवा हमारा पॉइंट है अव्यावहारिक। इसमें क्रेता तथा विक्रेता के मध्य लचीलापन नहीं रहेगा। यह अर्थव्यवस्था चीन, रूस, उत्तर कोरिया जैसे देशों में अधिक प्रचलित है। अब हमारी जो तीसरी अर्थव्यवस्था है वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से हमारा आशय है कि इसमें निजी उद्योगपति भी चाहें वो भी उत्पादन कर सकते हैं और सरकार भी उत्पादन करती है। जैसे कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था, इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था, मलेशिया की अर्थव्यवस्था आदि। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार और निजी उद्योगपतियों दोनों के स्वामित्व का सह अस्तित्व होता है। यह पूंजीवाद व समाजवाद के बीच का रास्ता है। इसके भी कुछ लाभ तथा कुछ दोष हैं। सबसे पहले हम लाभ समझते हैं। तो सबसे पहला लाभ है निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन। तो इस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा है साधनों का कुशलतम उपयोग। तो इसमें साधनों का कुशलतम उपयोग होगा। तीसरा है आर्थिक नियोजन के लाभ। चौथा है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता आएगी समाज में। पांचवा है अल्प विकसित देशों के लिए उपयोगी। अल्प विकसित देश जैसे कि हमारा भारत है, ऐसे देशों के लिए यह अर्थव्यवस्था उपयोगी होगी और यह अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता के कारण अधिक उत्पादन करेगी। इस अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता ज़्यादा होगी, कंपटीशन होगी निजी उद्योगपतियों और सरकारों के बीच, जिस कारण अधिक उत्पादन होगा। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ दोष भी हैं। सबसे पहला दोष है इसका निजी क्षेत्र के विकास में बाधा। इसमें किसी निजी क्षेत्र का विकास होगा तो परन कम होगा। यह अर्थव्यवस्था अस्थिर अर्थव्यवस्था है। इसमें स्थिरता नहीं है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में अपव्यय होगा और अकुशल नियोजन होगा। इस अर्थव्यवस्था के जो प्रतिपादक हैं वो हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। और यह अर्थव्यवस्था भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों में अधिक प्रचलित है। हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था है वह है नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें सरकार की भूमिका प्रमुख तथा निजी क्षेत्र सहायक के रूप में कार्य करते हैं।